हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं जिस पर चर्चा होने वाली है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने ओला, उबर और रैपिडो के बाइक टैक्सी सर्विस पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया। बाइडन की यूक्रेन यात्रा हुई है, उसके बाद रूस ने अमेरिका के साथ किस परमाणु संधि को सस्पेंड कर दिया। ऐतिहासिक परमाणु संधि, न्यूक्लियर जो पैक्ट था, उसका नाम क्या है। नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए हैं। किस अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सुनवाई के लाइव ट्रांसक्रिप्शन को लॉन्च किया है, पहली बार हुआ है ऐसा। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस किले में शिवाजी महाराज की जयंती समारोह को आयोजित किया। यूनिसेफ ने बाल हिंसा रोकने के लिए किस एक्टर को नेशनल एम्बेसडर बनाया है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब के विजेता टीम का नाम बताएं, क्या है नाम। ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला है और पूरी लिस्ट आपको बताएंगे अवार्ड की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उसकी शुरुआत की है। और भी कई टॉपिक हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश ने ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिया है। टोटल बाइक टैक्सी की बात हो रही है यहाँ पर। आंसर का दिल्ली। और न्यूज़ ये रहा द हिंदू में। ये जो बैन लगा है वो सिर्फ बाइक टैक्सी सर्विस पर लगा है, बाकी जो कार टैक्सी सर्विस है उस पर बैन नहीं है। तो ये बैन दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में लगाया है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार ओला, उबर और रैपिडो जैसे जो प्लेटफॉर्म है उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अब सवाल होगा कि क्यों प्रतिबंध लगाया गया। दरअसल बाइक टैक्सी सर्विस एक कमर्शियल सर्विस है और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार जो व्यावसायिक काम है यानी कमर्शियल काम के लिए किसी भी वाहन का इस्तेमाल करने के लिए कमर्शियल रजिस्ट्रेशन का नियम है। और साथ ही इन कंपनियों ने बाइक टैक्सी सर्विस के लिए लाइसेंस नहीं लिया है, मतलब लाइसेंस लेना ज़रूरी है और लिया नहीं है। तो दिल्ली परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी किया, कहा कि कमर्शियल ऑपरेशन में ओला, उबर, रैपिडो जैसी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो प्राइवेट रजिस्ट्रेशन नंबर वाले 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस एक्ट का उल्लंघन है। और ये जो एक्ट है 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें संशोधन हुआ था 2019 में। उसमें भी ये स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई भी एग्रीगेटर, मतलब जैसी कंपनी है ओला, उबर और रैपिडो, वो कोई भी टैक्सी सर्विस वाली जो कंपनियां हैं वो वैध लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकती हैं। तो इन सब के पास बाइक के लिए, बाइक राइडिंग के लिए, उस टैक्सी सर्विस के लिए लाइसेंस नहीं है। और डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि अगर निकट भविष्य में किसी प्राइवेट बाइक का इस्तेमाल टैक्सी के रूप में किया जाएगा तो पहली बार में 5,000 रुपये, दूसरी बार में 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस को कम से कम 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। ओके, इससे पहले महाराष्ट्र ने भी ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विस पर पाबंदी लगा दी थी। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर और क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि इससे हजारों लोगों की जो रोजी रोटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जिसके पास कोई काम नहीं था तो वो अपनी बाइक लेकर ही टैक्सी सर्विस दे रहे थे इन तमाम जो कंपनी हैं उससे जुड़ के, और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी उन पर निर्भर थे। लोग सस्ते में यात्रा भी कर पा रहे थे इसकी वजह से। नज़दीक कहीं जाना है, अगर आप ऑटो ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च होता था, कार टैक्सी सर्विस ले रहे हैं ज़्यादा खर्च होता था, लेकिन बाइक में बहुत कम खर्च में चले जाते थे। तो फिलहाल दिल्ली ने ये फैसला किया है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात ये रही। ठीक है, दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए और समझने के लिए भी। क्वेश्चन होगा, बाइडन की यूक्रेन यात्रा के बाद रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि को सस्पेंड करने का ऐलान किया। तो इस संधि का नाम बताएं, क्या नाम है इस संधि का, इस पैक्ट का। आंसर होगा न्यू स्टार्ट। ठीक है, क्या नाम है? न्यू स्टार्ट। और न्यूज़ आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें उसकी आग में घी डालने का काम जो है ना, अभी के लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं।
अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कीव की यात्रा की। कीव यानी यूक्रेन की राजधानी, और उससे युद्ध का माहौल गर्मा गया है। न्यूक्लियर हथियारों को लेकर पुतिन खुलेआम कदम उठा दिए हैं, उन्होंने कह दिया। और न्यू स्टार्ट संधि या पैक्ट दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों को तैनात करने वाले परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करने का वो देता अधिकार, ये पैक्ट है। और इसके जरिए यही होता था कि परमाणु हथियार को लिमिट कर दिया जाए कि उसकी संख्या और ज़्यादा ना बढ़े। और इस पैक्ट की अवधि 2026 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन अभी सस्पेंड कर दिया। दरअसल हुआ क्या, एक एक करके डेवलपमेंट बताते हैं। और ये जो न्यू स्टार्ट है, और इससे पहले स्टार्ट एक पैक्ट था, अब न्यू स्टार्ट पैक्ट है, उन सब के बारे में भी जब बताते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए। तो देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले साल यानी 24 फरवरी 2022 को युद्ध शुरू हुआ था। 1 साल पूरे होने को है, लगभग कह दीजिए हो ही गया। और इस बीच 20 फरवरी 2023 को अभी हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन यूक्रेन की राजधानी कीव वहाँ पहुँच गया। कुछ दूरी तक एरोप्लेन से पहुँचे, उसके बाद कुछ दूरी उन्होंने ट्रेन से यात्रा की, क्योंकि युद्ध का माहौल है और बहुत गोपनीय ढंग से ये यात्रा रखी गई थी। दरअसल मामला ये है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट का चुनाव होने जा रहा है, और अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए खुद को आक्रामक बताने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कौन, जो बाइडन। और उन्होंने, जो बाइडन ने कीव की यात्रा की, और इस दौरान यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को हथियार और आर्थिक सहायता ये सब देने का ऐलान किया। $500 मिलियन की सहायता, हथियार वगैरह वगैरह सब कुछ देने का ऐलान कर दिया। इससे पहले ये लग रहा था कि पुतिन थक चुके हैं, नाटो थक चुका है, यूरोप थक चुका है, जेलेंस्की भी थक चुके हैं, और अब युद्ध खत्म होगा। और इसके लिए शांति की चर्चाएं भी कुछ कुछ वक्त पे आ रही थी, शुरू हो रही थी। लेकिन बाइडन ने कीव पहुंच के इस मामले में पश्चिमी देशों का रूस से सीधा टकराव, मतलब उसका एक बड़ा चेहरा सामने रख दिया। एक बार मैप के थ्रू देखते हैं आपको, ठीक है, कहाँ क्या युद्ध चल रहा है। तो ये प्यारा भारत है, और अब देख लेते हैं रूस कहाँ पर है, ठीक है। तो उत्तर में ये रूस है, रशिया, इतना बड़ा ये देश है, और यहाँ पर ये रहा यूक्रेन, जहाँ पर युद्ध चल रहा है। और इसके इतने बड़े जो हिस्से हैं यहाँ से और यहाँ तक, अभी मैं आपको और एनिमेशन में दिखाता हूँ। तो ये वाले जो यहाँ से लेकर ये पूरा इलाका जो है ना, ये तो रूस के कब्जे में है, और इधर सेनाएं यहाँ भी लगी हुई हैं पूरा। मतलब कि पुतिन ने 3 तरफ से पूरी तरह से घेर रखा है। इधर यहाँ पर रशियन जो नेवी है उसने अपनी तरफ से तैनाती की हुई है, ओके। युद्ध इसी साइड में ज़्यादातर चल रहा है। इधर से ये कब्जे की कोशिश में, और यूक्रेन अपनी कुछ जगह बचाने की कोशिश में। तो ये तो इलाका पूरा यूक्रेन के हाथ से जा चुका है, ओके। देखिए, पुतिन ने पहले से अपनी तैयारी कर रखी थी। उसे था अनुमान कि अमेरिका कुछ न कुछ आगे करने वाला है। रूस ने यूक्रेन को 3 हिस्से से घेर रखा है, और बड़े हिस्से पर कब्जा करके पूरे युद्ध में यूक्रेन को फंसा रखा है। तो बाइडन की कीव विजिट के बाद रूस भड़क गया। 21 फरवरी 2023 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने देश के नाम संबोधन किया। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात थी न्यू स्टार्ट पैक्ट, उसको सस्पेंड कर देना। पुतिन ने कहा कि रूस अपने युद्ध के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। उन्होंने पश्चिमी देशों पर रूस को नष्ट करने की कोशिश का आरोप लगाया, और अमेरिका को आगाह करते हुए कहा कि एक ग्लोबल वॉर को अमेरिका भड़का रहा है। अब समझते हैं जो स्टार्ट और न्यू स्टार्ट जो पैक्ट है वो है क्या। स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, और न्यू उसमें जुड़ गया। उसके बाद एक और पैक्ट हुआ तो उसको न्यू कहते हैं। हिंदी में कहेंगे इसे सामयिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि। और ये जो पैक्ट है न्यू स्टार्ट, वो पुरानी संधि यानी स्टार्ट का अगला चरण है। पुरानी वाली जो स्टार्ट संधि हुई थी वो 31 जुलाई 1991 को हुई थी। ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। उस वक्त तत्कालीन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज H.W. बुश,
और उस वक्त के रूसी प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो उन दोनों के बीच में ये संधि हुई थी, पैक्ट हुआ था, और इसमें यही था कि न्यूक्लियर हथियारों को कम किया जाए, मतलब जितना है उससे कम किया जाए, नए हथियारों को प्रयोग नहीं किया जाए, टेस्ट नहीं किया जाए, ये सब था। इस पैक्ट की अवधि 2009 में समाप्त हो गई। तो इसके बाद न्यू स्टार्ट पैक्ट लाया गया। क्या है? न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि। तो इसमें क्या है, पुरानी संधि की अवधि खत्म होने के बाद दोनों देशों ने कहा कि हम मिलकर बैठते हैं और नई संधि करते हैं, नया पैक्ट करते हैं। और इस पैक्ट पर 8 अप्रैल 2010 को प्राग, ये चेक रिपब्लिक, तो वहाँ पर साइन हुआ और 5 फरवरी 2011 को लागू हुआ। तो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा और उस वक्त के रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने साइन किया था। कब किया था साइन? 8 अप्रैल 2010 को, ठीक है। और इसमें दोनों देशों को रणनीतिक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चरों की संख्या को आधा करने का प्रावधान है। अब देख लेते हैं किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो आप ये देख रहे हैं अलग अलग जो परमाणु संपन्न देश हैं इस मैप में, उन सब के बारे में। तो सबसे ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि रशिया के पास न्यूक्लियर हथियार है 6257। उसके बाद स्थान आता है अमेरिका का और उसके पास है 5550 यहाँ पर। ओके, और फिर अलग अलग देशों की संख्या आती है। फिर हम संख्या में देखते हैं कि चाइना के पास है 350 और फिर उसके बाद संख्या के आधार पर फ्रांस के पास है 290, फिर यूनाइटेड किंगडम और फिर अलग अलग देश हैं। इंडिया के पास ये बताया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज़ एजेंसी है, अखबार है, उनके द्वारा कि 156 न्यूक्लियर हथियार हैं। तो हम लोग ये क्या देख रहे हैं, 6000 से ज़्यादा, उधर 5500 से ज़्यादा, इतने परमाणु हथियार है। और संख्या ना बढ़े और संख्या को सीमित कर दिया जाए। कितनी सीमित किया जाए? तो 1550 तक। ये जो 6200 और 5500 इतनी संख्या है, इसको कम करके दोनों देशों ने ये तय किया कि इसी संख्या कम करके हम 1550 तक ले जाएंगे, मतलब परमाणु हथियारों को कम करेंगे। और यही बात जो स्टार्ट संधि में थी उसका लगभग 2/3 कम है, ठीक है। तो स्टार्ट संधि के तहत इतनी संख्या थी और फिर कम करनी थी। और ये एक दूसरे देशों को, खास बात यह है कि 18 ऑन साइट विजिट की भी अनुमति देता था। मतलब अमेरिका की टीम रूस में जाकर, हालांकि पहले से बताकर, वहाँ विजिट कर सकती थी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ठीक। न्यूक्लियर जो क्षेत्र है वहाँ पर, उस हथियार के क्षेत्र में वहाँ जा सकते थे। ऐसे ही रूस की टीम जो है ना, वो रूस से अमेरिका जाकर वहाँ विजिट कर सकती थी। और कैसे? फिजिकल वेरिफिकेशन भी और साथ में एरोप्लेन भी। ये अपना एक एरोप्लेन यहाँ भेजता था और वो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगे रहते थे और वो पूरा निगरानी करता था। इसी तरह रूस भी, लेकिन ये सब बता के होता था, चुपचाप गुपचुप तरीके से नहीं। और कुछ चीज़ें बताऊं, इसमें मिसाइल और बॉम्बर्स जो न्यूक्लियर हथियारों के हैं उसकी संख्या घटाकर 700 करनी थी, ठीक। डिप्लॉयड वॉरहेड यानी जो परमाणु हथियार है उसकी संख्या 1550 तक करनी थी। और डिप्लॉयड एंड नॉन डिप्लॉयड लॉन्चर्स जो मिसाइल ट्यूब हैं, बॉम्बर्स हैं, उसकी संख्या 800 तक लिमिट करनी थी। और यही पैक्ट जो है ना, वो दुनिया में परमाणु खतरों से बचने का एक बड़ा तरीका था, क्योंकि दो बड़े देश एक दूसरे के दुश्मन ही कहिए उसको, और दोनों ने ये तय किया था कि हम ये सब कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि जब अमेरिकी प्रेसिडेंट कीव पहुंच गए और फिर इन्होंने ऐलान किया, इन्होंने कहा कि रूस ने शुरुआत में जंग को टालने की तमाम कोशिश की थी डिप्लोमेटिक तरीके से, लेकिन नाटो और अमेरिका ने इसे कामयाब होने नहीं दिया और वो चाहता था कि युद्ध हो। हम अब भी बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन शर्तें मंजूर नहीं हैं। तो पुतिन के भाषण के जवाब में कल ही यानी 21 फरवरी को पोलैंड की राजधानी वारसा में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन के साथ थे और रहेंगे। रूसी फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी है, महिलाओं से रेप को
हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने पुतिन से कहा कि वो याद रखें कि यूक्रेन को कभी जीत नहीं पाएंगे। अब ये जो जुबानी जंग हुई है उसके बाद से दुनिया के शेयर बाज़ार में गिरावट हुई है अलग अलग जगहों पर। बाज़ार इस समय किसी भी युद्ध की संभावना से डरा हुआ, क्योंकि हालात को किसी तरीके से पटरी पर लाया गया था। बाइडेन का जो यूक्रेन पहुंचना है वो प्रतीकात्मक रूप से रूस के लिए मतलब एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है। और अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव में जाने वाले हैं, मैंने पहले बताया आपको। और राजनीतिक भविष्य को देखते हुए क्योंकि उन पर आरोप लगे हैं कि वो कमज़ोर हैं, वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, बाइडेन पर वहाँ अमेरिका में ये आरोप लगता रहा है और वो अब सक्षम नहीं है कि अमेरिका को चला सकें। ऐसी ऐसी बातें वहाँ होती रही हैं, हो रही हैं, ठीक है। उनके कई बार जो भाषण देते हैं फिर बाद में उसका खंडन करना पड़ता है उन्हीं के प्रेस सेक्रेटरी को और तमाम जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, कई बार ऐसे देखने को मिले हैं। तो अभी क्या है कि चुनाव होने वाला है और वो देख रहे हैं कि हम चुनाव में जाने वाले हैं तो हम अपने आप को मजबूत कैसे रख सकें। और यूक्रेन रूस के वार में अमेरिका को वहाँ माना जाता है कि कुछ कर नहीं पाया, तो अपने आप को आक्रामक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव के दौरान। और एक ये भी बात है कि 1 साल तक युद्ध करके रूस भी थक चुका है, सच्चाई यही है। यूरोप पूरा यहाँ जो ये यूरोप है ये भी बहुत परेशान है। यूरोप की गैस रूस ने बंद की थी तो उसने अपनी व्यवस्था कर ली है, लेकिन इसका आर्थिक नुकसान भी हुआ। तेल की भी आपूर्ति रूस ने बंद की तो उसने दूसरी जगह से उपाय किया। दूसरी ओर यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंध जो है ना वो रूस पर बहुत ज़्यादा असरकारक नहीं रहे। रूस की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है, टूटी है, लेकिन अभी भी वो खड़ा है। और 1 साल में यूरोप ने जो रूस से निर्भरता ख़त्म कर ली है तो इसका खामियाजा तो इसको भुगतना ही पड़ रहा है, खर्चे बहुत बढ़ गए। और एक फैक्टर यहाँ पर पर्दे में चीन का भी है। चीन कहाँ पर है? चीन यहाँ पर है, ये वाला जो हिस्सा है इधर का देख रहे हैं, ये है चीन, चाइना। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर लंबी जंग चलती है तो यूक्रेन को मदद मिलती है तो रूस अकेला नहीं पड़ेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। उसे चीन की मदद की ज़रूरत होगी। और पुतिन ने हालांकि ये कहा है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, नए हथियार बनाएंगे। और देखिए तेल और गैस बिकना तो कम हो गया है, तो ऐसे में चीन के बिना मुश्किल होगी। इधर चीन ने भी बयान जारी किया है और कहा है कि जो भी कुछ हुआ है, अभी बाइडेन की विजिट हुई है उसके बाद जो युद्ध की आग में एक तरह से घी डाला गया काम हुआ है, तो उससे वो भी उसने कहा है कि ये गलत हुआ है। हालांकि उसने रूस वगैरह का नाम नहीं लिया, पुतिन का भी नाम ले लिया, ठीक है। और अगर ये मामला है कि अगर ये युद्ध और भड़कता है इन दोनों देशों के बीच में और परोक्ष रूप से दूसरे देशों में, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इससे भारत के लिए तो दिक्कत होगी। भारत ने पिछले साल इसी समय महंगाई का विस्फोट देखा था। महंगाई को कम करने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन महंगाई बनी हुई है एक लिमिट से ज़्यादा। और युद्ध का असर ग्लोबल होता है, एनर्जी प्राइस पर बहुत दबाव रहता है, गैस की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। मतलब ये है कि युद्ध कहीं भी हो दुनिया में, क्योंकि ग्लोबल इकॉनमी है, इसलिए असर हर देश को झेलना होता है। मुझे लगता है पूरी बात इस पर नया डेवलपमेंट हुआ है, समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको बता दूं कि इस साल का यानी फरवरी तक का और पिछले साल के भी करंट अफेयर्स के PDF अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज़ तरह तरह के एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल हैं और उसके लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। 50% डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 199 में आप 1 साल तक मेंबरशिप लेंगे, 1 साल का। और उसके थ्रू आपको क्या क्या मिलेगा? PDF मिलेगा करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, पिछले सालों के भी करंट अफेयर्स के PDF। और PDF कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर होता है, MCQ होता है और MCQ विद डिटेल्स होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ डिटेल में वो सब। इसके अलावा मॉक टेस्ट है और टेस्ट सीरीज़ है तमाम एग्जामिनेशंस के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं। और बुक्स पर छूट मिलती है, जो करंट अफेयर्स की 2022 की बुक है। और अमेजन ने अभी कुछ सीमित अवधि के लिए ज़बरदस्त छूट जारी की हुई है, तो अमेजन पर जाके आप देख सकते हैं।
और इस छूट का लाभ उठा सकते हैं इस बुक के लिए। काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र इस बुक को लेकर और कई और बुक पर अमेजन ने दिया है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके एग्जामिनेशन के काम आएगा और मेंबरशिप तो है ही। अगला क्वेश्चन होगा नीति आयोग, उसके नए CEO कौन बन गए हैं, किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, और न्यूज़ देख रहे हैं मेरे बगल में। किसकी जगह ली उन्होंने? तो परमेश्वरन अय्यर की जगह ली है और परमेश्वरन अय्यर को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। ओके, तो ये रहा फोटोग्राफ इनका सुब्रमण्यम का, BVR सुब्रमण्यम। 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन और MD रह चुके हैं। 2018 में उन्होंने जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी उनको बनाया गया था 2018 में। 2004 से लेकर 2008 तक पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो नीति आयोग उसके नए CEO हो गए हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है इस वक्त? सुमन बेरी, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग था उसको ख़त्म करके और इसका नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग करके पहली बार अपनी सुनवाई के लाइव ट्रांसक्रिप्शन को लॉन्च किया है? आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। ऐसा पहली बार हुआ है और न्यूज़ ये रहा, फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट बिगेन्स लाइव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इट्स हियरिंग यूजिंग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कब? 21 फरवरी को एक्सपेरिमेंट के तौर पर संविधान पीठ की सुनवाई का लाइव ट्रांसक्रिप्शन किया गया। लाइव ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो भी बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है, वकील जो बोल रहे हैं, जज जो बोल रहे हैं, ठीक है, तो उन सबको अभी तक क्या है कि नोट करने वाले लोग होते हैं जो उसको फटाफट नोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब यह है कि कंप्यूटर के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ करते हुए उसको खुद ही टाइप कर देगा जो कंप्यूटर है वो, और वो सब कुछ एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, जो भी बातचीत चल रही थी, जो डिस्कशन चल रहा था, किसने क्या कहा, ये सब कुछ। तो भारत के चीफ जस्टिस कौन है? CJI DY चंद्रचूड़। तो उन्हीं की अगुवाई में एक सुनवाई चल रही थी शिवसेना बनाम शिवसेना, तो उसी के मामले में प्रायोगिक आधार पर यह शुरुआत की जा रही है। और इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो हैं वो उन्होंने वकीलों को ये बताया भी, दिखाया कि स्क्रीन पर देखिए आज ये प्रयोग शुरू हो रहा है। और इससे खासतौर पर लॉ स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं उसको काफ़ी सहायता मिलेगी और धीरे धीरे इसको लाइव कर दिया जाएगा। ओके, और हालांकि इससे ये भी है कि जो कर्मचारी काम करते थे, लिखते थे, उसकी नौकरी पर भी खतरा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन नई चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट का सीन ऐसा ही होता है, संविधान पीठ होती है तो कई जज होते हैं, तो ये इस तरीके से जज सामने बैठते हैं और ठीक सामने ये नज़ारा होता है, ये बहस का नज़ारा होता है, ठीक है। एक एक करके जो वकील हैं वो अपनी बातों को रखते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लोग नोट कर रहे होते हैं एक एक बात को, कौन क्या कह रहा है। तो अभी फ़िलहाल ये तो नोट करते रहेंगे और साथ में AI का उपयोग करके ये जो भी बातचीत चल रही है इसको स्क्रीन पर लाया जाएगा और वो डॉक्यूमेंटेशन का काम किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात है एग्जामिनेशंस के लिए, और हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ज़बरदस्त ढंग से टकराते हैं। क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से तैयार भी करते हैं इसी वजह से, और जो डिटेल बताता हूँ वहीं क्वेश्चन एग्जामिनेशन के छिपे रहते हैं बहुत सारे। BPSC के एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें शानदार क्वेश्चन टकरा है। 29 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए हैं और 28 क्वेश्चन हमने जो बताए थे वो सब हैं, तो उसका PDF भी अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो, ठीक है। और इससे पहले UPSC हो गया, UPPSC हो गया, PCS और SSC हो गया, इन सब में क्वेश्चन खूब टकराए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? कब मनाई गई? अभी 2023 में। आंसर होगा 19 फरवरी को। उनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में, ठीक है। और 2023 में उनका 393 वहाँ जन्मदिन था। ख़ासतौर पे महाराष्ट्र में, देश भर में तो आयोजित होता ही है कार्यक्रम, महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर धूमधाम से ये मनाया जाता है।
जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड और महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस किले में, किस फोर्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर समारोह आयोजित किया? फोर्ट का नाम क्या है उसका? आंसर होगा आगरा किला, आगरा फोर्ट। इसी फोर्ट में ये समारोह आयोजित किया गया। तो आगरा किला कहाँ पर है? आगरा में है, आगरा ज़िले में है उत्तर प्रदेश के। और उसके दीवाने आम में महाराष्ट्र सरकार ने ये 19 फरवरी 2023 को एक बहुत बड़ा जलसा आयोजन किया है। आगरा किले में जयंती मनाने का मकसद यही है कि ईयर 1666 में मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें धोखे से आगरा बुलाया और उनके साथ बदसलूकी की थी, नज़रबंद कर लिया था और 99 डेज़ तक कैद में रखा था उनको। और जिस दीवाने आम में उन्हें एक बार अपमानित किया गया, आज उसी जगह पर शौर्य गाथा उनकी गाई गई। तो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी आगरा पहुंचे और इस कार्यक्रम को महाराष्ट्र सरकार और एक संगठन है अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान, तो उन दोनों ने मिलकर आयोजित किया था। ठीक है, इस तरह का कार्यक्रम हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूनिसेफ ने बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए भारत में नेशनल एम्बेसडर किस एक्टर को बनाया? आंसर का आयुष्मान खुराना। ओके, न्यूज़ देख रहे हैं आप। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने अभी फरवरी में ही नेशनल एम्बेसडर इंडिया के लिए बनाया है। यूनिसेफ की ओर से कहा गया है कि एक नेशनल एम्बेसडर के रूप में खुराना हर बच्चे के जीवित रहने, पनपने, संरक्षित होने और साथ साथ उनकी आवाज़ को बुलंद करने में मदद करेंगे और मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे। इससे पहले भी आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के साथ मिलकर बाल अधिकारों को लेकर काम कर चुके हैं। ठीक है, यूनिसेफ की बात कर लें और उसकी कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो कैथरीन रसेल। मुख्यालय का न्यूयॉर्क यूएसए में स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर होगा बेन स्टोक्स। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा 6 लगा लिया है। अभी तक उन्होंने 109 6 लगाए और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इंग्लैंड के कोच हैं और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रैडन मैकुलम, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। उनका 107 6 का रिकॉर्ड था टेस्ट क्रिकेट में। ओके, तो 18 फरवरी 2023 को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में जो टेस्ट मैच हुआ, उसी दौरान उन्होंने 2 6 लगाए और रिकॉर्ड तोड़ दिया अपने कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रैडन मैकुलम का। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, लिस्ट देखेंगे कि सबसे ज़्यादा छक्के किस किस ने लगाए हैं, तो ये पूरी लिस्ट रही। नंबर 1 पे बेन स्टोक्स चल रहे हैं, सेकंड पे ब्रेंडन मैकुलम, थर्ड पे एडम गिलक्रिस्ट हैं, उसके बाद क्रिस गेल है। तो ये सब पूरी लिस्ट है। अब पीडीएफ में भी ये सारी डिटेल दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब, उसके विजेता टीम का नाम बताएं इस खिताब के। आंसर होगा सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। इससे पहले 19-20 का मैच उन्होंने सौराष्ट्र की टीम ने जीता था, सौराष्ट्र टीम ने। तो ये जो आयोजन हुआ है 2022-23, उस मैच के फाइनल में बंगाल को सौराष्ट्र ने 9 विकेट से हराया और दूसरी बार ये न्यूज़ देख रहे हैं आप कि जीत हासिल की है। ओके, तो सौराष्ट्र के कप्तान कौन है? जयदेव उनादकट। ओके, तो उनको मैन ऑफ द मैच मिला। और अगर सवाल हो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया, तो अर्पित बसावड़ा, तो उनको सीजन का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, 76th ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड, बाफ्टा पुरस्कार 2023 कह सकते हैं, तो उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? देखिए, बाफ्टा का 2 तरह का अवार्ड है, एक टेलीविज़न अवार्ड है और एक फिल्म अवार्ड। तो फिल्म अवार्ड की घोषणा भी हुई है। तो बेस्ट फिल्म कौन सी है? आंसर होगा इसका ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ये जर्मन एंटी वॉर फिल्म है। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म
का खिताब पाया और साथ ही 7 अवार्ड जीते हैं टोटल। ये फिल्म एरिक मारिया रिमार्के द्वारा जो एक उपन्यास लिखा गया था 1928 में, तो उसी पर ये बेस्ड फिल्म बनाई गई है। ओके, बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश अकादमी फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड। तो किसे कौन कौन से अवार्ड मिले हैं तो देख सकते हैं आप। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो क्वेश्चन में ही था ये रहा, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। लीडिंग एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट थी। लीडिंग एक्टर ऑस्टिन बटलर। बेस्ट डायरेक्टर एडवर्ड बर्जर। बेस्ट कास्टिंग। बाकी ये सब लिस्ट आप देख रहे हैं। पीडीएफ में इसे भी दे दूंगा, डेली का पीडीएफ फ्री होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को? मदर लैंग्वेज डे। आंसर होगा 21 फरवरी। ठीक है, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। उद्देश्य ये है कि दुनिया में जो भाषा और संस्कृति विविधता है उसकी जागरूकता को बढ़ाना, और इसकी घोषणा यूनेस्को ने की थी 1999 में। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे नागालैंड से कितनी अवधि में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम आसपा कहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तो उसे हटाने की उम्मीद जताई है? आंसर होगा 3 से 4 वर्ष। न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो अमित शाह ने नागालैंड में ये कहा कि नागा शांति वार्ता चल रही है और उम्मीद ये है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थायी शांति के लिए जो कोशिश है उसका फल मिलेगा और 3 से 4 साल में ये आफपा वहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार नागालैंड देखते हैं। ये रहा प्यारा भारत और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ है नागालैंड। ओके, ये वाला जो हिस्सा है वो है नागालैंड और इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? वो म्यांमार से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? ये रहा मणिपुर, असम और ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में 70% की कमी आई है, ऐसा गृह मंत्री का कहना है, और नागरिकों की मृत्यु में 83% की कमी आई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के पूर्व गवर्नर ओपी कोहली का निधन हो गया 20 फरवरी 2023 को? आंसर होगा गुजरात। पूरा नाम क्या था? ओम प्रकाश कोहली। क्या है? ओम प्रकाश कोहली। कब से कब तक गुजरात के गवर्नर थे? 1900 गवर्नर थे, 19th गवर्नर गुजरात के 2014 से 2019 तक। और उनके पास वैसे कुछ वक्त के लिए मध्य प्रदेश और गोवा के गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज रह चुका था। एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी थे वो। दिल्ली के हंसराज कॉलेज और देशबंधु कॉलेज में वो पढ़ा चुके थे। राज्यसभा सदस्य भी रह चुके थे 1994 से लेकर 2000 के बीच में। अगला क्वेश्चन, ITI लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD कौन बन गए हैं? आंसर होगा राजेश राय। ठीक है, ITI लिमिटेड का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो राजेश राय को CMD बनाने का फैसला किसने किया? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने, और इससे पहले वो MTNL के जनरल मैनेजर के पद पर कार्य कर रहे थे। तो ITI लिमिटेड उसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1948 को, मुख्यालय बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में किस राज्य में जल जन अभियान की शुरुआत की? आंसर होगा राजस्थान। एक वर्चुअल प्रोग्राम हुआ और उसी के दौरान ये आयोजन किया गया ब्रह्म कुमारी संस्था के शांति वन में। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य यही है कि जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो हो, पेड़ लगाए जाएं, जल संरक्षण किया जाए, और इस अभियान को जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्था ने मिलकर कहाँ पर आयोजित किया है? तो राजस्थान के सिरोही जिले में जो आबू रोड है वहाँ पर। ठीक है, तो प्रोग्राम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और फिल्म एक्टर नाना पाटेकर वो भी मौजूद थे राजस्थान में। राजस्थान के CM कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और शेयर जरूर कर दीजिए तमाम मित्रों को। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक ही अपील है, जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इतना देखा है तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें। ओके, चलिए अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ, और मेंबरशिप आपके लिए अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना आप।